तो सीजन 1 के लास्ट में हमने कील नाम की एक न्यू गैंग को देखा था, जिसके बारे में हमें कुछ ज्यादा बताया तो नहीं गया था। बस हमें ये पता था कि उस गैंग के कुछ बंदे यहाँ किसी को ढूंढने के लिए आए थे, जिसके बाद हमें पता चला था कि साकुरा का जो क्लासमेट अनजाई मसाकी है, उसका एक बचपन का दोस्त जिसका नाम है नागोटो, उसने भी इस कील नाम की गैंग को ज्वाइन कर लिया होता है। लेकिन उस गैंग के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से उसे मारते पीटते हैं, लेकिन फिर भी वो उस गैंग को छोड़ने को तैयार नहीं था। अनजाई बताता है कि जब वो नागोटो को वापस लेने गया था तो वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में था और वो बहुत ज्यादा रो भी रहा था और उसने वापस आने से भी मना कर दिया था। अनजाई कहता है कि उसका दोस्त वैसे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का बंदा है, मतलब कि वो रोने धोने वाला बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर वो वहाँ रो रहा था तो इसका मतलब है कि पक्का ही वहाँ कुछ गलत हुआ है। जिसके बाद साकुरा और इसकी क्लास के सभी लोग अनजाई के दोस्त को बचाने के लिए जाते हैं, मतलब कि अब इन सभी का पाला पड़ने वाला है कील नाम की न्यू गैंग से। और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें छोटा सा फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है, मतलब कि आगे चल के क्या होने वाला है वो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखा दिया जाएगा, जहां बॉब फ्यूरिन और कील के मेंबर्स के बीच किसी गैरेज वगैरह में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट चल रही होती है, जहां साकुरा की क्लास के टॉप 5 कील के सभी मेंबर्स को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और ये तो हम सभी को पता है कि बेचारा नायरे तो बिल्कुल भी लड़ नहीं सकता, लेकिन वो अपने दोस्तों को पिटता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन एक बंदा लकड़ी के बैट से सीधा उसके सर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और तभी यहाँ आ जाता है विंड ब्रेकर का दासुसा इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ साकुरा और उसकी क्लास के सभी लोग जा रहे होते हैं कील से फाइट करने के लिए। बेसिकली उन लोगों का मिशन होता है नागोटो को वापस लाना। नायरे ने यहाँ इन्फॉर्मेशन देता है कि कील बेसिकली एक छोटी सी टीम है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, और इनका जो लोगो होता है वो ब्लू कलर का ड्रैगन का स्केलेटन है। नायरा कहता है कि मैंने कुछ रूमर सुने हैं कि ये जो गैंग है वो काफी सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं, जिस पर साकुरा कहता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई भी डिसेंट इंसान किसी दूसरे बंदे को इतनी बुरी तरह से कभी भी नहीं मारता, और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है, मेरा मिशन है नागोटो को वापस लाना और मैं उन सभी की बैंड बजा दूंगा। साकुरा की बात सुनकर बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि हम सब उन्हें नहीं छोड़ेंगे और उनकी बैंड बजा देंगे। जो सुन अनजाई इन सभी को शुक्रिया बोलता है इनकी हेल्प करने के लिए, और साथ ही वो इन सभी को काफी ज्यादा सावधान रहने का भी बोलता है, और कहता है कि कील के सभी लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं और वो अपने ओपोनेंट पर बैट्स वगैरह से अटैक करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते। जिसके बाद ये सभी लोग कील के हाइड आउट पर चले जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता और वहाँ का गेट भी जंजीरों से लॉक होता है। जो देख साकुरा कहता है कि अब हम अंदर कैसे जाएंगे। जिसके बाद नायरे के फोन पर काफी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिस वजह से साकुरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नायरे पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी सीन लग रहा होता है। तो खैर तब हम देखते हैं कि जो सुगिशिटा होता है वो गेट को पकड़कर उसे खोलने की कोशिश करता है। जो देख सभी लोग काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बना लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये जंजीर वाले गेट को तोड़ पाओगे। तभी जो सुगिशिटा होता है वो एक जोरदार लात मारकर दरवाजे को खोल देता है और जो जंजीर होती है वो भी टूट जाती है। जो देख सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग इस गैरेज के अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ कुछ कील के बंदे भी पहले से मौजूद थे और नागोटो भी यहाँ काफी ज्यादा बुरी हालत में पड़ा होता है। जो देख एक बंदा कहता है कि हमने तो बस एक बंदे को ही इनविटेशन दी थी, लेकिन यहाँ तो पूरा ग्रुप आ गया है। और इसके बाद वो नागोटो को पकड़कर उसे कहता है कि देखो नागोटो तुम्हारे दोस्त आए हैं, जरा उनसे हेलो है तो कर लो। जो देख मसाकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साकुरा इनसे कहता है कि तुम लोग चुपचाप नागोटो को हमारे हवाले कर दो, जिस पर यह बंदा साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूरे ग्रुप को लेकर आओगे और हम लोग डर जाएंगे। जिसके बाद उनके भी काफी सारे बंदे आ जाते हैं जिनके पास बैट और स्टिक्स वगैरह होती हैं और वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ पर ये बंदा कहता है कि तुमने तो कहा था कि कील एक छोटी सी टीम है, तो ये सब क्या है। इन सब को देखने के बाद भी साकुरा की क्लास के जो टॉप 5 बंदे होते हैं वो इनसे डरते नहीं हैं, बल्कि इनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन साकुरा इन सबसे कहता है कि भाई लोग तुम सब लोग चिल करो और इन सब लोगों को मुझ पर छोड़ दो। जिस पर इसके क्लासमेट कहते हैं कि ये एक सोकर की गेम है और तुम्हें तो पता ही है कि सोकर खेलना एक अकेले बंदे का काम नहीं होता। और इसके बाद दोनों टीम्स दौड़ पड़ती हैं एक दूसरे पर अटैक करने के लिए और सब लोग एक दूसरे की धुलाई पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और साकुरा की क्लास के टॉप 5 इन सभी को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों की धुलाई पिटाई कर देते हैं। साकुरा मसाकी से कहता है कि तुम जाओ और जाकर नागोटो को बचाओ। जिसके बाद मसाकी सीधा जाता है नागोटो के पास और वहाँ मौजूद कील का वीआईपी बंदा मसाकी की बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है। जिसके बाद वो सीधा साकुरा पर अटैक कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कील के इस
ग्रुप में टोटल 5 वीआईपी हैं जो कि बाकी सभी मेंबर से काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो पांचों आमने सामने होते हैं। इन पांचों के साकुरा की फाइट होती है टाकेरो से, सोगियोरा के सामने होता है शियो, सुगिशिटा का सामना होता है टाइशी से, किरयू की फाइट होती है रेंजी से और सुओ के सामने होता है हानसुके। साकुरा देखता है कि उसका एक क्लासमेट काफी ज्यादा खतरे में लग रहा होता है तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन टाकेरो साकुरा के सीधा सर पर बैट दे मारता है जिस वजह से उसका काफी सारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और टाकेरो कहता है कि तुम्हें फिलहाल अपनी फाइट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और की फाइट पर। और साथ ही हम देखते हैं कि इनका एक लीडर या इंचार्ज जो भी होता है वो भी वहाँ ऊपर बैठकर इन सभी की फाइट के मजे ले रहा होता है। और इसके बाद हम वो सीन देखते हैं जो कि हमने इस एपिसोड के स्टार्ट में देखा था, जहाँ नायरे अपने दोस्तों को पिटता देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो बिना सोचे समझे सीधा लड़ने के लिए चला जाता है। और एक बंदा इसे पकड़कर इसके फेस पर जोर से लात दे मारता है जिस वजह से उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। और दूसरा बंदा एक लकड़ी का बैट लाकर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ दासु एंट्री होती है, सेकंड ईयर के ग्रेट कैप्टन यानी कि रेन काजी की, जो कि एक जोरदार लात मारकर बंदे को हवा में ही उड़ा देता है। और उसके साथ 2 बंदे और भी होते हैं। इस बंदे का नाम होता है टाकेशी और दूसरे वाले का नाम होता है कुसुमी। और वहाँ मौजूद एक बंदा रेन काजी को देखकर कहता है कि भाई ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अपने ओपोनेंट को तब तक मारता रहता है जब तक कि वो पूरा खून से लथपथ ना हो जाए। इन्हें देख वहाँ ऊपर बैठा बंदा कहता है कि वाह क्या बात है, तुम लोगों का तो बैकअप भी आ गया है, और वो भी सेकंड ईयर के बंदे। वो बंदा कहता है कि देखो भाई मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को इस फाइट के बारे में क्या पता है या क्या नहीं, और जहाँ तक कि मुझे पता है कि शायद तुम लोग वही होना जो कि टाउन के रखवाले हो, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों का काम तो बस नागोटो के दोस्त यानी कि अनजाई से था और हमारा तो बोफरिन से कोई लेना देना नहीं था, तो तुम लोगों ने फिजूल में ही बात को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, तो अब तुम सब पिटो। जिसके बाद रेन काजी कहता है कि हमारा लेना देना है, क्योंकि जैसे कि तुमने पहले ही बोला है कि बोफरिन का काम है अपने टाउन को प्रोटेक्ट करना, तो इसका मतलब है कि न सिर्फ टाउन को बल्कि टाउन के हर एक इंसान को प्रोटेक्ट करना ही हमारा काम है, तो इसीलिए हम यहाँ हैं। और रेन काजी काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि क्योंकि तुम लोगों ने फ्यूरिन के लोगों पर हाथ उठाया है तो अब तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। जिसके बाद कील का जो इंचार्ज होता है वो अपने बंदों को इन सभी पर अटैक करने का कहता है, लेकिन भाई उन सभी लोगों की एकदम से फटी पड़ी होती है और सब लोग अपनी अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं, जिस पर इनका इंचार्ज धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने फ्यूरिन के बंदों से फाइट नहीं की तो तुम्हारा हाल भी यही होगा जो कि नागोटो का हुआ है। जिसके बाद भाई ये लोग भी थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब इन तीनों के यहाँ आने की वजह से पूरा माहौल ही बदल चुका होता है और बोफरिन के बंदे कील के बंदों को बहुत बुरी तरह से धुलाई पिटाई कर रहे होते हैं। काजी इनोमोटो और कुसुमी से कहता है कि तुम दोनों यहाँ नीचे इन सबको संभालो जब तक कि मैं वहाँ ऊपर जाकर इनके लीडर को सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद काजी जाता है सीधा उस बंदे से फाइट करने के लिए। वो मसाकी को स्टेयर्स पर गिरा हुआ देखता है तो उसे उठाकर बिठाता है, जो देख कील का लीडर कहता है कि वाह भाई तुम तो बहुत दयालु भी हो। दूसरी तरफ साकुरा बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और काजी से कहता है कि वो जो वहाँ ऊपर बंदा मौजूद है ना वो मेरा शिकार है, तो तुम उससे दूर ही रहना। जिस पर टाकेरो कहता है कि क्या हुआ, तुम भूल गए कि अभी तक तो तुम्हारी फाइट मुझसे चल रही है ना। काजी साकुरा के पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ चल क्या रहा है। इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर टाकेरो इस मौके का फायदा उठाकर काजी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काजी से किक मारने का ट्राई करता है लेकिन वो रुक जाता है, जिसे देख टाकेरो की एकदम से फट जाती है और वो सोचने लग जाता है कि भाई ये बंदा इंसान भी है या फिर कुछ और। साकुरा यहाँ अभी भी काफी ज्यादा जिद कर रहा होता है और कहता है कि इनके लीडर से तो मैं ही लड़ूंगा। जिस पर काजी साकुरा को एक पंच दे मारता है और कहता है कि जरा तुम खुद की हालत तो देखो, एक कमजोर से बंदे ने तुम्हारी ये हालत कर दी है और तुम उससे फाइट करने की बात कर रहे हो, और तुम अपने आसपास देखो अपने दोस्तों को कि उनकी क्या हालत है, और वैसे भी तुम्हारा पहला काम है अपने दोस्तों की हेल्प करना। जिसके बाद साकुरा अपने दोस्तों को देखता है जो कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, जो देख वो काजी से कहता है कि ठीक है तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन फिर भी मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। जिस पर काजी कहता है कि वाह क्या इत्तेफाक की बात है, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि काजी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहा होता है कील के लीडर से फाइट करने के लिए। जिस पर यह बंदा कहता है कि अरे वाह क्या बात है, तो मुझसे लड़ने के लिए आया है रेन काजी, और मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात है कि मैं तुम जैसे फेमस बंदे से लड़ने वाला हूँ। जिसके बाद वो काजी को काफी ज्यादा गुस्सा वगैरह दिलाने की कोशिश करता है और वो बहुत ज्यादा बकवास वगैरह भी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है काजी हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। मैंने देखा था कि थोड़ी देर पहले तुमने अपने बंदे को ही पंच मार दिया था ताकि वो तुम्हारी बात सुने और तुम्हारा कहना माने, और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। कितना अच्छा लगता है ना जब हम अपनी पावर का यूज करते हैं, जब सब लोग हमसे डर कर रहते हैं, या तो वो हमारा कहना मानते हैं या तो वो हमसे डर कर भाग जाते हैं। और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ जैसा कि तुमने किया, तो हुए ना हम दोनों बिल्कुल एक जैसे। लेकिन एक
एक बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि जब हम दोनों एक जैसे हैं तो तुम हीरो बनने की एक्टिंग क्यों करते हो। मेरा मतलब है कि तुम सब बॉयफ्रेंड वाले भी लड़ाई वगैरह और वायलेंस वगैरह करते रहते हो और हम लोग भी यही करते हैं, तो तुम लोग खुद को हीरो क्यों कहते हो। जिस पर रेनका जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बॉयफ्रेंड के बारे में अगर तुमने कुछ भी गलत बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी यहाँ जाता है विंड ब्रेकर का कमाल का इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि साकुरा अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुका होता है, मतलब कि वो अब हर एक बंदे की बहुत बुरी तरह से धुलाई पिटाई कर रहा होता है। और टाकेरो साकुरा को देखकर कहता है कि अरे इसे क्या हो गया है, ये तो एकदम से पागल हो गया है। जिसके बाद वो अपने बंदों से कहता है कि तुम सब लोग वहाँ खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, जाओ और जाकर साकुरा पर हमला करो। वैसे तो उन सब लोगों की भी साकुरा से काफी ज्यादा फटी पड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो बेचारे थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिस पर साकुरा इन सभी को बहुत बुरी तरह से पीट पाट देता है, जो देख टाकेरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद साकुरा इसे भी एक जोरदार पंच दे मारता है और कहता है कि तो अगला कौन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी टाइगा शियो के हाथों पिट रहा होता है और शियो इससे कह रहा होता है कि तुम तो पहले बहुत ज्यादा अकड़ रहे थे, तो अब क्या हुआ, तुम इतने शांत कैसे हो गए। जिस पर टाइगर कहता है कि मैं हमेशा अपनी ताकत का यूज बस अपने दोस्तों को बचाने के लिए ही करता हूँ, लेकिन अब जरा अपने आसपास देखो, क्योंकि जब से हमारे सेकंड ईयर के स्टूडेंट आए हैं तो वो तुम सभी की बहुत अच्छे से धुलाई कर रहे हैं, तो इसलिए अब मुझे मेरे दोस्तों को बचाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये कहने के बाद टाइगर स्माइल करने लगता है, जिसे देख शियो को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसे एक पंच मारता है, जिसे टाइगर अपने हाथ से ही रोक लेता है और इसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और तभी यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें सुगीशिटा और टाइशी की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ टाइशी अपनी छोटी हाइट का फायदा उठाकर काफी तेज मूवमेंट वगैरह कर रहा होता है। सुगीशिटा यहाँ कह रहा होता है कि मुझे इसीलिए छोटे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। जिसके बाद टाइशी हवा में छलांग लगाकर उसे काफी बुरी तरह से किक मार देता है, लेकिन तभी सुगीशिटा इसके दोनों पैरों को पकड़कर उसे ऊपर हवा में ही उठा लेता है और सीधा जमीन पर पटक देता है। और इसके बाद हम टाइगा और सुगीशिटा दोनों को बारी बारी देखते हैं, जहाँ दोनों अपने ओपोनेंट्स पर फाइनल ब्लो लैंड करके उनकी वाट लगा देते हैं। और इसके बाद हम किरियो और रेंजी की फाइट देखते हैं, जहाँ रेंजी किरियो को काफी ज्यादा चिढ़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि अरे भाई तू तो बिल्कुल एक लड़की की जैसा दिखता है, तो तुझ जैसा बंदा भला मुझे कैसे हरा सकता है, और अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं जीने से अच्छा मरना पसंद करता। किरियो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जो भी बोलो, क्योंकि मैं जैसा भी हूँ वैसा ही ठीक हूँ, और अच्छा हुआ मैं तुझ जैसा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं तुझ जैसा इंसान होता तो कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करती, और अगर मैं लड़की होता तो मैं तो तुझे देखता तक नहीं, क्योंकि तेरी शक्ल इतनी गंदी है। ये सब बातें सुनकर रेंजी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किरियो इसके सभी अटैक्स को बहुत ही इजीली डॉज कर पा रहा होता है और वो रेंजी को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो अपने बाकी सभी टीममेट से बहुत ही ज्यादा वीक हो। जो सुन रेंजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसे एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन किरियो इसके पंच को डॉज करके इसके शोल्डर पर बस हल्का सा टच करता है, जिस वजह से रेंजी जमीन पर ही गिर जाता है और वो हिल भी नहीं पाता। किरियो इससे कहता है कि वैसे तो मैं ऐसे लोगों पर अटैक नहीं करता जो कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते, लेकिन अगर तुम होश में रहे तो फिर से बाकी सभी लोगों को परेशान करोगे। तो इसके बाद वो इस पर फाइनल अटैक करने वाला होता है और तभी सीन कट होकर बाकी लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ बाकी के सभी लोग भी एक दूसरे को पीट पाट रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो दोनों ही कील के सभी मेंबर्स को बहुत बुरी तरह से मार पीट रहे होते हैं, और साथ ही साकुरा भी इन सभी को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है और अपने एक टीममेट को भी बचाता है। जिसके बाद ये सभी इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तकरीबन फाइट को खत्म कर दिया होता है और अब बस कुछ ही कील के मेंबर्स बाकी बचे होते हैं। साकुरा इन सभी से कहता है कि अभी भी कुछ बंदे बाकी हैं, तो अभी हम रिलैक्स नहीं कर सकते जब तक हम सभी को निपटा न लें, और अगर किसी को भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, इस बार मैं जरूर सबकी हेल्प करूंगा। जिसके बाद ये सभी लोग फिर से कील के बंदों की धुलाई पिटाई करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद साकुरा देखता है कि सुवो कील के एक बंदे को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है और वो इस बंदे को इतना मारता है कि वो बेहोश होने वाला होता है। जिसके बाद साकुरा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। सुवो कहता है कि क्या हुआ साकुरा, तुमने मेरा हाथ क्यों रोक दिया है। साकुरा कहता है कि अब बस करो वरना वो मर जाएगा। सुवो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी नरम दिल के बंदे हो, और याद करो कि तुम्हें भी तो इन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा है, तो तुम्हें इन पर गुस्सा नहीं आ रहा है क्या। साकुरा कहता है कि गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन इन पर नहीं खुद पर, क्योंकि मैं हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता रहता हूँ, लेकिन अब देखो मैं कितना पिट पिटा चुका हूँ। साकुरा काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है, लेकिन जो हमारा लुंडा सुवो होता है वो फिर से काफी ज्यादा मजाक वगैरह करने लग जाता है, जो देख साकुरा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर इस बंदे का मसला क्या है, क्योंकि ये कुछ सेकंड्स पहले तो इतना ज्यादा सीरियस था और अब देखो इतना ज्यादा मजाक करने में लग गया है। अगर इसके बाद फाइनली हम फाइट देखते
हैं कील के लीडर यानी कि शिनगो नातोरी और रेन काजी के बीच, जहां दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ नातोरी का पल्ला थोड़ा सा भारी लग रहा होता है। नातोरी रेन काजी से कहता है कि भाई तू तो सचमुच में बिल्कुल ही हम जैसा है, तू कोई हीरो वीरो नहीं बल्कि तू तो एक बीस्ट है, तुझे तो हमारी साइड पर होना चाहिए था ना कि उस साइड पर। काजी भी कहता है कि हाँ मैं कोई हीरो नहीं। जिसके बाद वो अपनी छोटी सी एक पास्ट स्टोरी बताता है, जहाँ वो कह रहा होता है कि जब भी मुझे कोई थोड़ा सा भी मारता पीटता था तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था और मुझे खुद को भी कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जब मुझे होश आता था तो मैं देखता था कि मेरे आसपास काफी सारे लोग गिरे पड़े हैं, और साथ ही जब भी मैं उदास होता हूँ तो तब भी मेरे अंदर का जानवर बाहर आने लगता है। लेकिन अब मैंने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया है। इसकी बातें सुनकर नातोरी काजी को काफी ज्यादा उकसाने की कोशिश करता है कि वो फिर से अपने बीस्ट को बाहर आने दें, जिस पर काजी कहता है कि नहीं अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत मेहनत करके मुझे एक जानवर से इंसान बनाया है, तो इसलिए अब मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं बनने वाला। जिस पर नातोरी कहता है कि भाई तू तो एक जानवर है, इंसानों जैसी बातें मत कर। ये कहकर वो दोबारा से बेसबॉल का जो बैट होता है उससे उस पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ रेन काजी बस नातोरी के अटैक्स को डॉज करने में लगा होता है, वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता। थोड़ी देर तक तो सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। नातोरी इस पर अटैक कर रहा होता है और काजी इसे डॉज करने में लगा होता है। जिसके बाद नातोरी का एक अटैक सीधा काजी को जा लगता है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो बैट से काजी को बहुत जोर जोर से मारता जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अभी काजी का खेल खत्म होने वाला है। लेकिन भाई ऐसे कैसे, काजी जल्दी से उठकर उसे एक जोरदार लात दे मारता है, जिस वजह से उसका बैट भी टूट जाता है। और हम काजी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो नातोरी को एक जबरदस्त पंच दे मारता है। भाई इतना ज्यादा पिटने के बाद भी इस बंदे को सुकून नहीं मिलता और वो जोर जोर से हंसने में लगा होता है और काजी से कह रहा होता है कि हाँ भाई हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि तू अपने जानवर को बाहर आने दे, तेरा ये जो लुक है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो तू होल्ड बैक मत कर और अपने अंदर के जानवर को बाहर आने दे और बीस्ट बन जा। जिसके बाद काजी से और भी जोर जोर से मुक्के मारता जाता है और इस पर एक फाइनल ब्लो करने ही वाला होता है। और तभी हम देखते हैं कि नातोरी तो बेहोश हो चुका होता है, तो काजी इसे छोड़ देता है और कहता है कि भाई तू तो बस इतने में ही बेहोश हो गया है और मैं तुझे ये भी बता दूं कि मैं खुद पर कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके बाद इसके बाकी के दोनों टीममेट्स भी यहाँ आ जाते हैं और हम देखते हैं कि बाकी सभी लोगों ने भी कील के सभी बंदों को हरा दिया होता है। तो इसके बाद ये दोनों काजी के हाथों को पकड़कर उसे ऊपर उठाते हैं और ये देख फ्यूरिन के सभी बंदे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर अनजाई को होश में लाते हैं और उसे बताते हैं कि भाई हम जीत चुके हैं, मतलब कि हमने कील को हरा दिया है और अब तुम्हारा दोस्त नागोटो भी सेफ है। जिसके बाद नागोटो को भी यहाँ लाया जाता है और हम देखते हैं कि नागोटो बहुत जोर जोर से रोकर अनजाई से माफी मांग रहा होता है और उसे कहता है कि भाई प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें इस सब झमेले में बिल्कुल भी घसीटना नहीं चाहता था और मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हुई है। जिस पर साकुरा कहता है कि ओए ये मत सोच के ये सब हमने तेरे लिए किया है, बल्कि ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे वो कमीने बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उन सब की वजह से एक बेचारी लड़की रो रही थी और अनजाई ने भी तुम्हें बचाने के लिए इतना कुछ किया है और तुम हो क्या अपना मुंह नीचे करके बैठे हो, ऊपर देखो और अनजाई से बात करो और उसे बताओ कि वो तुम्हें क्यों बचाने नहीं आता। जिस पर नागोटो रोते हुए कहता है कि मैंने अनजाई के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और यहाँ तक कि उसे मारा पीटा भी है, तो मेरे जैसे इंसान को बचाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। जिस पर काजी कहता है कि तुम अपने बारे में ऐसा सोचती हो कि तुम गलत हो, लेकिन अनजाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता, इसीलिए वो हर हाल में तुम्हें बचाना चाहता था। और इसके बाद ये लोग नागोटो से पूछ रहे होते हैं कि भाई तू ये बता कि तू वापस क्यों नहीं आना चाहता था, मतलब कि अनजाई के इतना सब करने के बाद भी तुम कील गैंग को छोड़ने को तैयार क्यों नहीं थे। और नागोटो यहाँ बताता है कि ये बात तब की है जब उन लोगों ने उनके मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया था, तो उसने देखा कि कुछ लोग एक बच्चे को तंग कर रहे थे, तो उसने उस बच्चे की हेल्प करने के बारे में सोचा, क्योंकि अगर उसकी जगह वहाँ अनजाई होता तो वो भी कुछ ऐसा ही करता और नागोटो भी अनजाई की तरह ही स्ट्रॉन्ग और कूल बनना चाहता था। लेकिन क्योंकि वो लड़ाई वगैरह में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो उन सब लोगों ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है कील का लीडर यानी कि नातोरी और वो उन सभी बंदों को बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है और नागोटो को भी बचा लेता है। जिसके बाद वो बच्चा नागोटो को थैंक्स वगैरह बोलकर वहाँ से चला जाता है और नागोटो यहाँ पर नातोरी को देखकर सोच रहा होता है कि वो कभी भी अनजाई की तरह स्ट्रॉन्ग और कूल तो नहीं बन पाएगा, लेकिन इस बंदे की बात भी अलग है, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कूल है। नातोरी नागोटो से कहता है कि भाई तुम तो सचमुच में बहुत ज्यादा कूल हो। नागोटो कहता है कि कूल और मैं, अरे नहीं नहीं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नातोरी कहता है कि हाँ हाँ तुम हो, क्योंकि काफी सारे बंदों से अकेले लड़ना कोई आम बंदे का काम नहीं है और वो भी स्पेशली किसी स्ट्रेंजर को बचाने के लिए। जिसके बाद नातोरी नागोटो को उनकी गैंग को ज्वाइन करने का कहता है और कहता है कि मुझे तुम जैसे बंदों की बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे पक्का पता है कि तुम भी
भी हमारी गैंग को काफी ज्यादा पसंद करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि नागोटो यहाँ कील के हाइडआउट पर आ चुका होता है और वो देखता है कि यहाँ पर पहले से ही कील के काफी सारे बंदे मौजूद थे और साथ ही नाटोरी भी यहाँ मौजूद होता है। नाटोरी नागोटो को उनकी गैंग में वेलकम करता है और इसे बताता है कि मैं इस गैंग का लीडर हूँ। जो सुनकर नागोटो भी एकदम से हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि भाई इतने सारे बंदों का लीडर बनना बहुत बड़ी बात है। खैर इसके बाद नागोटो देखता है कि कील का एक बंदा दूसरे बंदे को बहुत बुरी तरह से मार पीट रहा होता है क्योंकि वो बंदा गैंग को छोड़ने की बात कर रहा था। इसलिए नागोटो नाटोरी से कहता है कि वो देखो तुम्हारा एक बंदा दूसरे बंदे को मार रहा है तो क्या तुम उसे छुड़वाओगे नहीं। जिस पर नाटोरी उसे ही एक जोरदार पंच दे मारता है और कहता है कि तुम जैसे दिल के अच्छे और कमजोर लोगों पर हुक्म चलाने में और कंट्रोल करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और इसके बाद वो गेट बंद कर देता है और कहता है कि वेलकम टू कील। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कील के बंदे होते हैं वो इसे मारते पीटते थे और साथ ही इसे चोरियां वगैरह भी करवाया करते थे। बेसिकली इसे वो लोग टारगेट वगैरह दिया करते थे जैसे कि उसे हर रोज के 1000 रुपए लाने ही पड़ते थे। जिस दिन वो पैसे नहीं लाता था तो उस दिन वो उसे मारते पीटते थे और वो लोग उसे हर एक 100 रुपए के बदले में एक पंच मारते थे। मतलब कि उसे एक तरह से बंदी बनाकर रखा गया था और वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता था। तो इसीलिए वो उस दिन उस औरत का पर्स छीन रहा था जब अंजाई ने उसे पकड़ा था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ये जो स्टोरी होती है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है जो सुन के सभी लोग काफी ज्यादा सैड भी लग रहे होते हैं। और अंजाई नागोटो से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना नागोटो, क्योंकि अगर मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मैं उन सबको हरा कर तुम्हें वहाँ से वापस ले आता। नागोटो कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम उस दिन उन सबको हरा भी देते तो भी मैं वापस नहीं आ पाता, क्योंकि मैंने कील गैंग ज्वाइन करने के बाद बहुत गलत काम किए हैं। तो मुझ जैसा बुरा इंसान बिल्कुल भी तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है और मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाता। और वो काफी ज्यादा शर्मिंदा भी लग रहा होता है और किसी से नजरें भी नहीं मिला पाता और वो रोते हुए अंदाई से कहता है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग और कूल बनना चाहता था, तो इसीलिए मैंने इस गैंग को ज्वाइन किया, लेकिन इस सब के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। जिसके बाद अंदाई इसे गले से लगा लेता है और कहता है कि मेरे भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो और तुम ऐसा मत सोचो कि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और तुम्हें पैर पर काफी ज्यादा चोट लग गई थी, तुम्हारा काफी ज्यादा खून निकल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें बस हमारी फिक्र थी और तुम सिर्फ हमारे बारे में ही सोच रहे थे क्योंकि तुम हमेशा से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसलिए। जिसके बाद नागोटो भी बहुत जोर जोर से रोने लगता है और इसके बाद आ जाता है विंड ब्रेकर का इंट्रो और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि अब ये सभी लोग भी यहाँ से जा रहे होते हैं और नायरो को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि उसे टाइगर ने अपनी पीठ पर उठाया हुआ था क्योंकि वो फाइट के बीच में ही बेहोश हो गया था, इसीलिए होश में आने के बाद वो एकदम से चौंक जाता है और जल्दी से पूछता है कि हम सब लोग कहाँ पर हैं और फाइट का क्या हुआ। जिस पर किरियो इसे बताता है कि फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि हम सब लोग घर जा रहे हैं और हमने वो फाइट भी जीत ली है। जिसके बाद वो देखता है कि सभी लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और वो सभी हंसी खुशी घर जाने लगते हैं और यहाँ में ये भी पता चलता है कि वो नायरे ही था जिसने मैसेज करके रेनकाजी को इनकी लोकेशन भेजी थी, जिस वजह से वो यहाँ पर आया और उसने उन सब की हेल्प की। नायरे कहता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये साकुरा कहाँ पर है और वो देखता है कि साकुरा इन सब के पीछे पीछे चल रहा होता है। नायरे साकुरा को देखकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो और तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। साथ ही वो साकुरा की काफी ज्यादा तारीफ वगैरह भी कर रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छी फाइट की और तुमने काफी ज्यादा बहादुरी से काम लिया और वगैरह वगैरह। लेकिन साकुरा को खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो हमेशा ही बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वो इस फाइट में कुछ खास नहीं कर पाया और वो एक नॉर्मल जैसे बंदे से बहुत बुरी तरह से पिटा गया। जिसके बाद सेकंड ईयर के बंदों को आना पड़ा इन्हें बचाने के लिए। अंजाई कहता है कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हम वहाँ पर गए और हमने नागोटो को बचाया और कोई तुम्हारा शुक्रिया अदा करे या ना करे मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिसके बाद टीम के बाकी सभी लोग भी इसे कहते हैं कि तुम क्यों सारा ब्लेम अपने सर पर ले रहे हो क्योंकि अगर हम पिटे हैं तो इसमें हमारी ही गलती है। जिसके बाद नायरे साकुरा से कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ अपने कंधों पर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब दोस्त हैं और तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और सुबो साकुरा से कहता है कि तो चलो क्यों ना हम सब एक न्यू फ्रेश स्टार्ट लें सब साथ मिलकर। साकुरा अभी भी यहाँ सोच रहा होता है कि पता नहीं मुझे वहाँ क्या हो गया था क्योंकि जब मैंने अपने दोस्तों को पिटते हुए देखा तो मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी तरफ हम रेनकाजी को देखते हैं जो कि अपने टीममेट से कह रहा होता है कि मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि ये नातोरी जैसे बंदे ने इतनी बड़ी टीम को इकट्ठा कैसे कर लिया और तुम दोनों को इसके बारे में पता लगाना होगा। और इसके बाद हम किसी आशिटाबा नाम के रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ ये सभी लोग आए थे उमेमिया को इस पूरी सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट देने के लिए। और जैसे ही वो लोग इस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ तो भाई फुल मस्ती वगैरह का माहौल चल रहा होता है और उमेमिया और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा
एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग उसे इस पूरी सिचुएशन के बारे में बताते हैं और अनजाई यहाँ उमेमिया से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी वजह से ही फ्यूरिन के इस सब झमेले में पड़ना पड़ा। उमेमिया कहता है कि नागोटो तुम्हारा दोस्त है ना, तो उसे बचाना फ्यूरिन का फर्ज बनता है, तो तुम्हें हमसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद नागोटो भी उमेमिया से माफी मांगता है, लेकिन उमेमिया इसे कुछ खाने के लिए देता है और कहता है कि इसे खाओ। और जैसे ही वो इसे खाता है तो उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि पिछले काफी दिनों से उसने पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया था। जिस पर उमेमिया इसे कहता है कि तुम इस टेस्ट को हमेशा याद रखना ताकि जब भी तुम अकेले पड़ो तो इस तरह का खाना खाकर इस टेस्ट को याद करना ताकि तुम्हें ये पता चले कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद उमेमिया बाकी सभी को भी खाना खाने का कहता है और वो देखता है कि साकुरा यहाँ कुछ उदास बैठा था, तो वो उसे पूछता है कि साकुरा आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जिसके जवाब में नायरे कहता है कि वो असल में आज की लड़ाई में हम सब लोग काफी ज्यादा बुरी तरह से पिटे हैं, तो साकुरा उस सबका जिम्मेदार खुद को मान रहा है। जो सुन साकुरा नायरे पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें किसने बोला था ये सब बातें बताने के लिए। साकुरा उमेमिया को भी वो सब बातें बताता है कि वो हमेशा से ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, लेकिन हमेशा की तरह ही वो बहुत बुरी तरह से पिटा जाता है। जो सुन उमेमिया स्माइल करने लगता है और साकुरा से पूछता है कि साकुरा मुझे ये बताओ कि क्या तुम जब भी अपने दोस्तों को पिटते हुए देखती हो तो क्या तुम्हारी बॉडी काम करना बंद कर देती है और तुम लड़ नहीं पाते, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि तुम इन सबको बहुत पसंद करने लगे हो। जो सुन साकुरा का मुंह काफी ज्यादा लाल हो जाता है और वह कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम बस बकवास कर रहे हो और ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर इसके बाद इन सब का खाना पीना हो जाता है और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और उमेमिया यहाँ साकुरा को देखकर सोच रहा होता है कि ये बंदा सचमुच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जिसके बाद साकुरा, अनजाई और नागोटो किसी पार्क वगैरह में आए होते हैं। असल में यहाँ पर अनजाई और नागोटो की दोस्त आई होती है इनसे मिलने के लिए। वो इन दोनों को देखते ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वेल ये तीनों भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद ये लड़की साकुरा को थैंक्स बोलती है नागोटो को वापस लाने के लिए। जोसुन साकुरा का मुंह फिर से लाल हो जाता है और वो कहता है कि अरे थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी मेरा फर्ज था। तो एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में हमें फिर से कील का हाइड आउट दिखाया जाता है जहाँ ये सभी लोग बहुत बुरी तरह से मार खाकर जमीन पर लेटे पड़े होते हैं, लेकिन एक बंदा यहाँ पर उठ खड़ा होता है और वो कहता है कि कील गैंग तो बहुत बुरी तरह से पिट गई है और मैंने सोचा नहीं था कि फ्यूरिन कील को हरा देगी क्योंकि फ्यूरिन गैंग तो पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। जब फिर ऐसा इसीलिए है क्योंकि फ्यूरिन के जो बंदे आए थे वो सभी फर्स्ट ईयर के थे, तो इसीलिए वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन जो भी हो, मैं कील के लीडर को यानी कि नातोरी को सबक सिखाना ही वाला था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर फ्यूरिन के बंदे आ गए और उन्होंने इसकी बैंड बजा दी। लेकिन अब हमारी फाइट होगी फ्यूरिन के साथ जो कि बहुत लंबी चलने वाली है। जिसके बाद ये बंदा कील की हुडी उतार देता है और हम देखते हैं कि इसके शोल्डर पर किसी तरह का गोल्ड टैटू बना होता है और यहाँ पर किसी न्यू गैंग का लोगो भी बना हुआ था। जो देखा हमें यह समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किसी न्यू गैंग की एंट्री होने वाली है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कील को हराने के बाद ये सभी लोग अब स्कूल में आ चुके होते हैं और साथ ही ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी लग रहे थे और पार्टी वगैरह भी कर रहे होते हैं। लेकिन साथ ही ये लोग देखते हैं कि इन्हें साकुरा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो सब लोग अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि शायद वो काफी ज्यादा बिजी होगा या फिर वो अभी तक सो रहा होगा जिस वजह से वो स्कूल नहीं आ पाया। लेकिन अनजाई यहाँ कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साकुरा की तबीयत काफी ज्यादा खराब है जिस वजह से वो स्कूल नहीं आया क्योंकि कल की फाइट के बाद वो काफी ज्यादा डाउन लग रहा था। जिस पर नायरे कहता है कि अरे फिक्र करने की क्या बात है, मैं हूं ना, मैं उसे अभी कॉल करता हूं। जिसके बाद नायरे उसे कॉल करता है लेकिन वो नायरे से ज्यादा बात नहीं करता और कॉल काट देता है। जिस पर नायरे कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होगी, उसे ठंड लगने की वजह से फ्लू हो चुका होगा क्योंकि उसकी आवाज से पता चल रहा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। जिस वजह से सभी लोग साकुरा के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और तभी यहाँ आ जाता है विंड ब्रेकर एनिमे का कमाल का इंट्रो और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि अब नायरे और सुबो साकुरा के घर जा रहे होते हैं उससे मिलने के लिए। नायरे कहता है कि मुझे तो नहीं लगा था कि साकुरा का घर इस शहर के अंदर होगा क्योंकि जब उसने कहा था कि वो इस शहर का नहीं है तो मुझे लगा कि शायद वो काफी दूर रहता होगा। खैर इसके बाद ये लोग ढूंढते हुए उसके घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जो इसका घर होता है वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है, बिल्कुल एक हॉन्टेड हाउस की तरह। ये दोनों इसका घर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सुबह कहता है कि इसका घर देखकर तो ऐसे लगता है कि यहाँ तो काफी सालों से कोई रह भी नहीं रहा होगा। खैर ये लोग इसके घर के बाहर आ जाते हैं और बेल बजाने लगते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि इसके घर की बेल भी खराब है और साथ ही गेट भी खुला होता है। तो सुबह सीधा अंदर चले जाता है। जो देख नायरे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस तरह से किसी के घर के अंदर नहीं जाना चाहिए उसे पूछे बगैर। जिस पर सुबह कहता है कि नायरे तुम्हें तो ये पता ही है ना कि साकुरा की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और वो घर में अकेला भी रहता है, तो क्या हो अगर वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा हो और उसके साथ कुछ गलत हो गया हो या फिर ये भी हो सकता है कि वो मर गया हो। जो सुन नायरे बहुत जोर जोर से
चिल्लाने लगता है और कहता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और तब यहाँ साकुरा भी आ जाता है और वो इन दोनों पर ही चिल्लाने लगता है कि तुम दोनों बिना मेरी परमिशन के मेरे घर के अंदर कैसे चले आए। लेकिन तभी बीमार होने की वजह से उसे काफी ज्यादा चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने लगता है और सुबह उसे पकड़कर वापस से उसके बिस्तर पर लिटा देता है। ये दोनों देखते हैं कि इसका घर बिल्कुल ही खाली था और यहाँ कोई भी सामान मौजूद नहीं होता। सुबह कहता है कि तुम घर में बिल्कुल अकेले रहते हो ना, जिस पर साकुरा कहता है कि हाँ क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। सुबह कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि तुमने कोई मेडिसिन वगैरह खाई है या नहीं, अगर नहीं तो मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन वगैरह लाकर दे देता हूँ। लेकिन साकुरा इसके लिए मना कर देता है, जिस पर नायरे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम कुछ खा क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन साकुरा इसके लिए भी मना कर देता है, जिस पर नायरे कहता है कि तुम जैसा भुक्खड़ इंसान कुछ खाने के लिए मना कर रहा है, ये तो बहुत हैरत की बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नायरे के पास कुछ शॉपर्स होते हैं, जिसके अंदर क्लास के सभी लोगों ने साकुरा के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे होते हैं ताकि वो उन्हें खाकर जल्द से जल्द ठीक हो सके। नायरे साकुरा से कहता है कि देखो तुम बिल्कुल अकेले रहते हो और तुम बीमार भी हो, तो क्यों ना तुम हम पर थोड़ा सा रिलाई करो क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन साकुरा इनसे कहता है कि मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है और मैं पहले भी इस तरह की काफी सिचुएशंस को हैंडल कर चुका हूँ और मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। सुबह इसकी बात समझ आता है और वह कहता है कि तो भी ठीक है, फिर हम ये सारा सामान यहीं छोड़ देते हैं और जब तुम्हारा दिल करेगा तो तुम इसे खा लेना। तो चलो नायरे, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन नायरे यहाँ से बिल्कुल भी जाने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन फिर भी सुबह इसे यहाँ से लेकर चला जाता है। तो बाहर जाने के बाद नायरे सुबह से कहता है कि तो हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं, क्या तुम्हें साकुरा की जरा भी फिक्र नहीं है। जिस पर सुबह कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे उसकी फिक्र है और मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके रूम को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो काफी लंबे टाइम से अकेला रह रहा था। जिसके बाद सुबह नायरे से कहता है कि मान लो कि तुम गुम हो गए हो और तुम्हें कोई एक चीज दे दी जाए तो तुम क्या लोगे। जिस पर नायरे कहता है कि मैं तो अपना फोन लूंगा क्योंकि इससे मैं अपनी लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। सुबह कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम फोन को यूज करना जानते हो, लेकिन अगर तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें कोई ऐसी चीज दी जाए जो तुम्हें यूज करना नहीं आती हो तो तुम्हारी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही सेम सिचुएशन इस वक्त साकुरा के साथ भी है, क्योंकि उसके लिए जैसे स्मार्टफोन और फ्रेंड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो उन्हें यूज करना तो बहुत दूर की बात है। और क्योंकि साकुरा को दोस्ती का मतलब ही नहीं पता और अगर हम वहाँ रुक भी जाते तो उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती। और अगर वैसे भी वो कल स्कूल नहीं आया तो हम दोबारा से इसके घर आ जाएंगे इसे मिलने के लिए। सुबह की बातें सुनकर अब नायरे को भी समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो साकुरा को ये समझाना चाहता था कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दोस्त खड़े हैं। खैर सब के बाद हम फिर से साकुरा को देखते हैं जहाँ उसकी बोतल में पानी खत्म हो चुका होता है और वो नायरे और सुबह के लाए हुए शॉपर में देख रहा होता है, जिसमें बहुत सारी खाने की चीजें थी और साथ ही यहाँ काफी सारे गेट वेल सुन के लेटर्स भी थे, जिन्हें देखकर साकुरा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सोचने लगता है कि वो हमेशा से ही बहुत अकेला था और उसने अकेले ही सब चीजें हैंडल भी की हैं। लेकिन जब उस दिन उसने अपने दोस्तों को पिटते हुए देखा तो वो एकदम से फ्रीज हो गया और वो ओमे मिया की बात को याद करते हुए कह रहा होता है कि भला किसी को पसंद या नापसंद करने से फ्रीज होने का क्या ताल्लुक है। जिस पर साकुरा खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि पता नहीं आखिर मुझे क्या होता जा रहा है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि इसके घर में कोई गुस्सा आया था और ये और कोई नहीं बल्कि कोटोवा होती है, जो कि उसके लिए खाना बनाकर लाई थी और साथ ही कुछ मेडिसिन भी लाई थी। वो कहती है कि तुमने तो अपने घर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा हुआ और यहाँ तक कि तुम्हारी खिड़कियों पर कुशन्स तक भी नहीं लगे और सामान भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। साथ ही कोटोवा कहती है कि उसे रास्ते में नायरे और सुबह मिले थे, जिन्होंने उसे बताया कि साकुरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो साकुरा से पूछती है कि क्या तुम कल की फाइट की वजह से बीमार पड़ गए हो। जिस पर साकुरा कहता है कि नहीं, मैं फाइट की वजह से बीमार नहीं हुआ, वैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। जिस वजह से कोटोवा इसका मजाक बनाने लग जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम अपने दोस्तों को लेकर परेशान हो, क्यों है ना, और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम अपने दोस्तों को पिटता हुआ देखकर फ्रीज भी हो जाते हो। जिस पर साकुरा बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया है। कोटोवा कहती है कि उमे मिया ने। जिस पर साकुरा कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और इस तरह की सब चीजें मुझे फ्रीज नहीं कर सकती। कोटोवा कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम अपने दोस्तों की हेल्प क्यों नहीं लेते हैं। जिस पर साकुरा कहता है कि मैंने हमेशा से ही अकेले सब कुछ हैंडल किया है और मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। कोटोवा इससे खाने का बॉल छीन लेती है और साकुरा कहता है कि बॉल मुझे वापस करो, मैं भी खा रहा था। कोटोवा कहती है कि तुम अकेले इस तरह का खाना कभी भी नहीं बना पाओगे, भले ही सभी इंग्रेडिएंट्स को बस एक बर्तन में डालकर उसे गर्म करना होता है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई बर्तन तक नहीं है और यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो चूल्हा भी नहीं है और जो खाने की चीजें यहाँ पर हैं वो सभी भी तुम्हारे दोस्तों ने लाकर दी हैं जब तुम सो रहे थे और ये खाना भी मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम सब कुछ अकेले हैंडल कर लोगे। साकुरा कहता है कि तो क्या हुआ, मैं ये सब अपने लिए बाहर से भी खरीद सकता था। जिस पर कोटोवा कहती है कि बात ये नहीं है कि तुम ये सब अकेले मैनेज कर पाओगे या नहीं, बल्कि बात ये है कि तुम्हारा आधा काम बाकी सब लोगों ने कर
कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब तुम बाकी की चीजों पर ठीक से फोकस कर सकते हो। जिसके बाद अब साकुरा दोबारा से खाना खाने लग जाता है और कोटवा कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि शुरू शुरू में किसी और पर रिलाय करना और उन पर भरोसा करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा ड्रामना हो सकता है। फिर इसके बाद अब सुबह हो चुकी होती है और साकुरा भी पहले से काफी बेहतर लग रहा होता है। जिसके बाद वो सीधा स्कूल आकर काजी से मिलता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो काजी से पूछता है कि किल के साथ हुई हमारी लड़ाई में मुझे लगा था कि मैं अकेला सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तुम लोगों को आना पड़ा हमारी हेल्प करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ तुमने सब कुछ अपने वॉइस कैप्टन पर छोड़ दिया और खुद कील के लीडर से लड़ने चले गए। तो तुम अपने टीममेट के सहारे सब कुछ कैसे छोड़ देते हो? मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता और मैं तुम जैसा कैसे बन सकता हूँ? जिसके बाद काजी एक वेंडिंग मशीन से कॉफी की एक बोतल निकालकर साकुरा को दे देता है और उसे अपने साथ छत पर ले जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा सवाल था कि मैं अपने टीममेट्स पर इतना रिलाई कैसे करता हूँ, और ये सब इसलिए है क्योंकि मैं सब कुछ अकेला हैंडल नहीं कर सकता। जो सुन साकुरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। जिसके बाद काजी साकुरा से वो कॉफी की बोतल छीनकर उस पर ग्रीन टी लिख देता है और कहता है कि देखो इस बोतल पर वैसे तो ग्रीन टी लिखा है, लेकिन इससे इस बोतल के अंदर जो है वो थोड़ी ना बदल जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस बोतल को जितनी भी बार ग्रीन टी बोलूं, लेकिन फिर भी इस बोतल के अंदर तो कॉफी ही है ना। तो इसी तरह से तुम ये प्रिटेंड करते हो कि तुम सब कुछ अकेले हैंडल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम ये सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकते और तुम ये जानते हो कि तुम्हें दोस्तों की जरूरत है, लेकिन फिर भी तुम उनकी हेल्प नहीं लेते क्योंकि तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। काजी की बातें सुनकर साकुरा सोचने लगता है कि हमेशा से ही इस समाज ने उसे रिजेक्ट और डिक्लाइन किया है, जिसकी उसे जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने सबको दिखाया कि वो कितना अच्छा फाइटर है, जिस वजह से सभी लोगों ने उसे अपना ग्रेट कैप्टन बनाया। जिसके बाद काजी कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो कि लोग तुम्हें किस तरह से देखते हैं, सब लोगों को पहले से ही पता है कि तुम एक लूजर हो। ये सुन साकुरा इस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की। काजी कहता है कि मैंने सुना था कि कुछ लोगों को इस रूफ टॉप पर किसी एक औरत का भूत दिखाई दिया था जो कि वन पीस ड्रेस में वहाँ कोने पर खड़ी हुई थी, लेकिन जब अगली सुबह उन्होंने आकर देखा तो वो बस एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग शॉवल पर लटका हुआ था जिसे लोग भूत समझ रहे थे। तो इसी तरह से तुम्हें भी ये लगता है कि लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे और तुमसे नफरत करेंगे, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कमजोरियों को देखने के बाद भी तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि उन्होंने तुम पर भरोसा किया और बदले में तुम्हें भी उन पर भरोसा करना चाहिए। और तब यहाँ पर उमेमिया और हिरागी भी आ जाते हैं। उमेमिया क्लैपिंग करने लगता है और कहता है कि वाह काजी तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने बहुत अच्छी स्पीच दी है। वो काजी की बहुत ज्यादा तारीफें करने लगता है, जिस वजह से काजी एकदम से सफेद पड़ जाता है और उमेमिया को एक जोरदार पंच दे मारता है और यहाँ से भाग जाता है। उमेमिया कहता है कि काजी तो सचमुच में काफी बड़ा हो गया है, उसने क्या जोरदार पंच मारा है। फिर इसके बाद वो साकुरा से पूछता है कि तो बताओ साकुरा अब तुम्हारी क्या सोच है काजी की स्पीच सुनने के बाद, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं अकेला भी नहीं कर सकता, फिर भी मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि चाहे जो भी हो जाए बॉयफ्रेंड के सभी लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता तो वो मेरे लिए कर देते हैं, और जो चीजें वो नहीं कर सकते वो मैं उनके लिए करता हूँ, और हम सब लोग ही एक दूसरे पर रिलाय करते हैं। जिसके बाद साकुरा भी यहाँ से चला जाता है और हमें मियाँ हिरागी से कहता है कि हिरागी काजी तो सचमुच में काफी बड़ा हो गया है, कितनी अच्छी स्पीच दी है उसने। जिसके बाद हिरागी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ सच में। और इसके बाद हम एक पास्ट का छोटा सा सीन देखते हैं जहाँ ये सारी बातें हिरागी ने किसी टाइम पर काजी को समझाई थी। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 में देखा था, जहाँ साकुरा एक टाइट रोप पर चल रहा होता है और साथ ही वो कह रहा होता है कि जहाँ तक उसे याद पड़ता है वो इस रस्सी पर इसीलिए चल रहा था क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे कि वो अपने आप को ये बता सके कि वो वाकई वही इंसान है जो वो अपने बारे में सोचता है। इस रस्सी पर चलने का मतलब है कि वो जिंदगी में बिल्कुल अकेला है और अगर वो यहाँ से गिरता है तो कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आने वाला। और वो ये सब बातें पहले सोचा करता था, लेकिन काजी की बातें सुनने के बाद उसे ये समझ में आ गया है कि उसके भी दोस्त हैं जिन पर वो रिलाई कर सकता है, और अगर वो यहाँ से गिरता भी है तो उसे भी बचाने के लिए उसके दोस्त मौजूद हैं। जिसके बाद हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ साकुरा की क्लास के सभी बच्चे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या साकुरा आज भी स्कूल नहीं आएगा, और सभी लोग साकुरा को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं। लेकिन तभी साकुरा यहाँ आ जाता है और उसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम करने लगते हैं। लेकिन साकुरा चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कहता, और सब लोग इसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ साकुरा, तुम अभी तक भी बीमार हो क्या? अगर ऐसा है तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जिसके बाद हमारा लोंडा अपने दिल की सारी बातें बोल देता है और वो कहता है कि मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं अकेला ही सब चीजें हैंडल कर सकता हूँ और मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता था कि शायद जीने का यही एक तरीका है, लेकिन मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, जिस वजह से मैं खुद पर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ और
बाद में मैं वही गुस्सा तुम सब लोगों पर निकालता था। और सच बात तो यह है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर और बेकार इंसान हूँ और मुझे लगता है कि शायद तुम लोग भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो मुझे अपना ग्रेट कैप्टन बनाकर। लेकिन जो भी हो सच्चाई तो ये है कि मैं ऐसा ही हूँ और साथ ही मेरी वजह से तुम सब लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी। तो अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। साकुरा की बातें सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता तभी सुगिशिटा पीछे से आकर साकुरा को एक जोरदार लात दे मारता है और कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम गेट पर खड़े हो। जिसके बाद ये सभी लोग भी इसकी धुलाई पिटाई करना शुरू कर देते हैं और अनजाई और बाकी सभी लोग इससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से अपनी कमजोरियों को कन्विंस करके क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े लूजर या फिर बेकार इंसान हो। अनजाई कहता है कि हम सब जानते हैं कि तुम वीक हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब तुमसे डिसअपॉइंट हैं या तुम्हें पसंद नहीं करते क्योंकि तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो और तुम भले जैसे भी इंसान हो अननोइंग या फिर जैसे भी हो तुम्हें हमसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो और तुम बहुत कूल हो और साथ ही हम सब तुम पर काफी ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। जिसके बाद हम एक एनिमेशन भी देखते हैं जहाँ साकुरा उस रस्सी से नीचे कूद जाता है लेकिन वो देखता है कि उसे जरा भी चोट नहीं लगी और वो एक खूबसूरत से गार्डन में होता है और वहाँ उसके सभी दोस्त भी होते हैं। जिसका मतलब ये है कि आज तक वो जो भी अपने बारे में सोचता था वो सब गलत था। उसे लगता था कि अगर वो अपनी फीलिंग या अपनी वीकनेस अपने दोस्तों को बताएगा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और उसके सभी दोस्त ये जानने के बाद भी कि वो बहुत लेम और बहुत वीक है फिर भी उसके साथ खड़े हैं। जिसके बाद सुबह कहता है कि देखो साकुरा हम ये जानते हैं कि तुम हमेशा से ही अकेले रहते आए हो और तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा हम सब लोगों में एडजस्ट होने के लिए। जिसके बाद अंजाई कहता है कि बाकी सब बातें एक तरफ लेकिन स्कूल के बाद हम सब लोग फूड पार्टी करने वाले हैं। जो सुन सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग अपना अपना ओपिनियन बताने लगते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए। ये लोग साकुरा से भी पूछते हैं कि उसे क्या पसंद है खाने में जिस पर वो कहता है कि उसे तो राइस ऑमलेट खाना है। तो ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि ये सभी लोग स्कूल के बाद राइस ऑमलेट खाने के लिए जाएंगे और सुबह देखता है कि नायरे यहाँ काफी चुपचाप खड़ा था जिस पर वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ नायरे तुम क्यों चुप खड़े हो क्योंकि तुम तो हमेशा चिल्लाते रहते हो। जिस पर वो कहता है कि अरे कुछ नहीं मुझे तो वैसे ही बस आज थोड़ा सा अजीब लग रहा था बस इसीलिए। खैर इसके बाद ये सभी लोग स्कूल के बाद कोटोवा के कैफे पर जाते हैं और कोटोवा इन सभी को देखकर कहती है कि क्या तुम सब लोग पागल हो क्या मैं इतने सारे लोगों के लिए राइस ऑमलेट कैसे बनाऊंगी क्योंकि ये कोई रेस्टोरेंट नहीं बल्कि ये तो एक कैफे है तो तुम सब लोग चाय वगैरह क्यों नहीं ऑर्डर करते हैं। वो देखती है कि साकुरा भी इन सभी के साथ आया होता है तो वो उसकी तबीयत वगैरह पूछती है जिस पर वो कोटोवा को सॉरी बोलता है और साथ ही वो कहता है कि वो उसका राइस बोल भी कल वापस दे देगा। जो सुन वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। जिस पर साकुरा इस पर भड़क जाता है और उसका दोस्त इसे यहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग बैठकर राइस ऑमलेट खा रहे होते हैं और इन सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। ये बंदा कहता है कि जैसे कि साकुरा ने अपने सभी कमजोरियों और डर के बारे में हम सबको बताया है तो क्यों ना हम सब भी अपनी अपनी कमजोरियों और डर के बारे में एक दूसरे को बताएं। जिसके बाद ये सभी लोग अपने अपने डर के बारे में बताने लगते हैं। सभी लोग कहते हैं कि तुमने सबसे पहले आइडिया दिया है तो क्यों ना तुम ही सबसे पहले बताओ। जिस पर ये बंदा कहता है कि मुझे तो बग्स वगैरह से बहुत ज्यादा डर लगता है और उन्हें देखकर मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। टाइगर बताता है कि उसे भूत वगैरह से बहुत ज्यादा डर लगता है और वो लाइट जलाए बिना बाथरूम तक नहीं जाता। और इसके बाद सब लोग सुबह से पूछते हैं जिस पर वो कहता है कि वैसे उसे तो किसी भी चीज से डर नहीं लगता। जिस पर नायरे कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान की कोई भी वीकनेस ना हो। वो अपनी बुक में देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि सुबह को असल में नाटो नाम की किसी चीज से काफी ज्यादा नफरत है और नाटो असल में किसी खाने की चीज का नाम है और शायद हो सकता है कि उसे खाने के बाद इसका पेट खराब हो गया हो जिस वजह से उसे इस चीज से काफी ज्यादा नफरत है। सुबह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे इस तरह की किसी भी चीज से नफरत नहीं है। लेकिन ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि इसे नाटो पसंद नहीं है। तो एक बंदा उठकर किचन में जाने लगता है नाटो लेने के लिए लेकिन सुबह इसे पकड़ लेता है और बाकी सभी बच्चे सुबह को घेर लेते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। यह सब देखकर साकुरा हंसने लगता है और सब लोग साकुरा को हंसते हुए देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि भाई साकुरा को आज से पहले किसी ने भी हंसते हुए नहीं देखा और यह मोमेंट सचमुच में काफी ज्यादा रेयर है इस वजह से। इसके बाद ये सभी लोग भी साकुरा को हंसते हुए देखकर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और सब लोग काफी ज्यादा खुश भी लग रहे होते हैं। तभी यहाँ हम देखते हैं कि उमेमिया और हिरागी भी यहाँ आ जाते हैं। उमेमिया खिड़की से देखकर कहता है कि अरे वाह यहाँ पर तो फर्स्ट ईयर वालों की पार्टी चल रही है तो क्यों ना हमें भी अंदर जाना चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है तो हिरागी इसे पकड़कर रोक देता है और कहता है कि हमारा अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों की पार्टी है। साकुरा भी खिड़की के बाहर उमेमिया और हिरागी को देख लेता है कि हिरागी उमेमिया को पकड़कर यहाँ से ले जा रहा था। और तभी हम इस बंदी को देखते हैं जो कि साकुरा को देखकर स्माइल करती है। इसका नाम होता है सुबाकी या पता नहीं ऐसा कुछ नाम है, हमें आगे जाकर कंफर्म हो जाएगा। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ ये सभी लोग स्कूल की
छत पर आए होते हैं। असल में उमे मिया ने ही फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट को छत पर बुलाया होता है एक जनरल मीटअप के लिए, ताकि ये सभी लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान सकें। और साथ ही वो उन सभी लोगों को अपनी वेजिटेबल्स वगैरह भी दिखा रहा होता है। और तभी यहाँ पर वो लड़की जिसका नाम था सुबाकी, वो भागते हुए आती है सीधा साकुरा के पास, जिसे देखकर साकुरा बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि भाई इस लड़की की हाइट तो काफी ज्यादा लंबी थी। इस वजह से वो कहती है कि तो फाइनली हम दोनों की मुलाकात हो ही गई। और इसकी आवाज सुनकर तो अब साकुरा की और भी ज्यादा फट जाती है, क्योंकि इसकी आवाज बिल्कुल ही मर्दाना टाइप होती है। और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि ये जो सुबाकी है वो बॉयफ्रेंड के 4 डेवास में से एक है। जिसके बाद सुबाकी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और नायरे से पूछता है कि क्या तुम साकुरा को जानती हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ, मुझे साकुरा के बारे में काफी कुछ पता है। वो कहती है कि उसे साकुरा बहुत अच्छा लगता है, उसका हेयर स्टाइल, उसकी आइज और उसकी हाइट भी काफी अच्छी है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद है। खैर इसके बाद सुबाकी अपने दोनों नेक्स्ट इन कमांड से भी इंट्रोड्यूस करवाती है। एक का नाम होता है सासाकी और दूसरे का नाम होता है उरियो, और ये दोनों ही भाई होते हैं। मुझे तो ये दोनों काफी हद तक स्माइली और एंग्री की तरह लग रहे हैं, क्योंकि एक भाई स्माइल कर रहा है और दूसरा भाई थोड़ा सा सीरियस टाइप लग रहा है। और तब यहाँ पर उमे मिया अपने हाथों से इन सभी लोगों के लिए सूप बनाकर लाता है। और इन सभी लोगों को ये सूप काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सुबह की भी भाग कर जाती है उमे मिया की तरफ और उसकी सूप की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है कि उमे मिया तुम तो काफी कमाल के हो, और जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। सो बाकी की बातें सुनकर साकुरा का पूरा फेस ही लाल पड़ जाता है और उमे मिया इससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ साकुरा, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल पड़ गया है, क्या सूप काफी गर्म था इस वजह से? जिस पर वो बताता है कि नहीं नहीं, असल में बात यह है कि साकुरा प्यार मोहब्बत की बातों को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो जब भी वो इस तरह की बातें सुनता है तो वो बिल्कुल लाल पड़ जाता है। ये सुन सुबाकी कहती है कि साकुरा तुम तो सचमुच में काफी ज्यादा इनोसेंट हो, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? ये सुनने के बाद अब साकुरा की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें सुबाकी के बारे में एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो बता रही होती है या फिर बता रहा होता है या फिर जो भी वो है, वो कहता है कि उसे हमेशा से ही कलरफुल और क्यूट चीजें काफी ज्यादा पसंद थी, खास तौर पर वो चीजें जो कि आमतौर पर लड़कियां यूज करती हैं। लेकिन एक दिन उसने इन सब चीजों के बारे में सोचना छोड़ दिया। उसे ठीक से याद नहीं कब, लेकिन उसने ये सब इसीलिए किया ताकि वो भी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके। जिसके बाद आ जाता है विंड ब्रेकर एनीमे का कमाल का इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि सुबाकी, नायरे, सुवो और साकुरा कहीं जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि फिर से साकुरा का फेस काफी ज्यादा लाल हो चुका होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि ये कोई डेट होती है भला? जिस पर सुबाकी हंसते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम क्या चाहते थे कि सिर्फ हम दोनों डेट पर चलें? जो सुन साकुरा फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुवो यहाँ साकुरा से कहता है कि वाह साकुरा, मैं तो काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ ये जानकर कि तुम्हें भी डेट के बारे में पता है। खैर इसके बाद नायरे सुबाकी से पूछता है कि वैसे हम लोग जा कर रहे हैं, जिस पर सुबाकी बताती है कि असल में वो लोग एक ओल्ड मैन जिसका नाम है ईटो, उसके घर जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल ही उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, जिस वजह से उसे काफी बड़ा सदमा लगा है और इसके बाद से वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और सैड रहने लगा है। तो इसलिए ये लोग उसके घर जा रहे हैं ताकि इससे बात वगैरह करके उसे कुछ अच्छा फील हो सके। सुबाकी बताती है कि वैसे तो ज्यादातर वो ओरियो और सीरियो को साथ लेकर जाती है वहाँ, लेकिन कभी कभार वो कुछ न्यू स्टूडेंट्स को भी ले जाती है ताकि चीजें थोड़ी सी फ्रेश हो जाएं। सुबह कहता है कि वैसे हम लोग वहाँ जाकर करेंगे क्या? सुबाकी कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस हम लोग उनसे कुछ बातें करेंगे और उनके घर के छोटे मोटे कामों में उनकी हेल्प करेंगे, जिससे कि उसे कुछ अच्छा फील हो। खैर इसके बाद ये सभी लोग उसके घर आ जाते हैं और इटो इन सबको बहुत अच्छे से वेलकम करता है और वो बहुत ज्यादा खुश भी लग रहा होता है, जिसे देख ये तीनों काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो कहीं से भी डिप्रेस नहीं लग रहा है। जिसके बाद इटो इन तीनों को देखकर कहता है कि ये तीनों कौन हैं? इन्हें तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जिस पर सुबाकी इन तीनों को इटो से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो नायरे के बालों की काफी ज्यादा तारीफ करता है और सुबह के इयरिंग्स के बारे में वो कहता है कि वो काफी ज्यादा यूनिक हैं और साथ ही उसके फेस पर काफी ज्यादा सूट भी कर रही हैं, और साथ ही वो साकुरा की आंखों की भी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और वो कहता है कि उसकी आंखों का जो कलर है वो बिल्कुल उस बीच के कलर की तरह है जहाँ वो अपनी वाइफ को लेकर जाया करता था। जिसके बाद ये सभी लोग इसके घर के छोटे मोटे काम वगैरह करने लग जाते हैं। नायरे इसके घर की लाइट ठीक करता है, सुबो इसके घर के एक्स्ट्रा सामान को बांधकर एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। इटो साकुरा को एक बॉक्स देकर उसे दूसरे कमरे में रखने का कहता है और वो कहता है कि जब तक वो इन सब के लिए चाय बनाकर ले आता है। साकुरा उस बॉक्स को लेकर एक रूम में जाता है जहाँ बहुत सारी धूल मट्टी होती है। वो देखता है कि उस रूम में बहुत सारे अलग अलग स्टाइल के कपड़े होते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि ये कपड़े तो इतने ज्यादा हैं कि अगर कोई बंदा हर रोज अलग अलग सूट एक साल तक भी पहने तो भी ये खत्म होने वाले नहीं हैं। जिसके बाद इटो आकर इसे कहता है कि असल में तुम गलत रूम में चले गए हो, क्योंकि अब इस रूम में कोई भी नहीं आता, जिस वजह से इस रूम में काफी ज्यादा मट्टी वगैरह हो गई
है। असल में ये रूम इसकी वाइफ का था और इसकी वाइफ एक फैशन डिजाइनर थी जिसके पास बहुत सारे अलग अलग स्टाइल के कपड़े थे। तो क्योंकि अब वो जा चुकी है तो ये सब कपड़े अब यहाँ ऐसे ही पड़े हैं। जिसके बाद इटो अपनी वाइफ के बारे में काफी सारी बातें वगैरह बताता है और वो कहता है कि वो दिल की बहुत अच्छी थी और वो हर वक्त स्माइल करती रहती थी और उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा शांत था और जितना भी टाइम इन दोनों ने एक साथ गुजारा है वो काफी ज्यादा खास था। खैर ये सब लोग काफी ज्यादा बातें वगैरह करने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं और फिर से इटो साकुरा की आंखों की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें सचमुच में काफी ज्यादा कमाल की हैं। इसे देखने के बाद मेरी सभी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। अपनी तारीफ सुनकर साकुरा का फेस फिर से काफी ज्यादा लाल हो जाता है और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में नायरे सुबाकी से कहता है कि जब तुमने कहा था कि मिस्टर इटो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और सैड रहते हैं तो ये सुनकर मुझे बहुत बुरा फील हुआ था, लेकिन उन्हें हंसता देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। जिस पर सुबाकी कहती है कि हाँ वो अब पहले से काफी ज्यादा खुश रहने लगे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में हो और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और मैं बस उनको दोबारा से खुश देखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनकी लाइफ दोबारा से एनर्जेटिक हो जाए जैसे पहले हुआ करती थी। जो सुनसु वो सुबाकी से पूछता है कि ऐसी क्या वजह है जिस वजह से तुम इतना सब करने को तैयार हो मिस्टर इतो के लिए। सुबाकी बताती है कि इसलिए क्योंकि इतो और इसकी वाइफ के मुझ पर काफी ज्यादा एहसान है और उन्होंने मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया था। जिसके बाद हम सुबाकी की एक पास्ट स्टोरी देखते हैं जहाँ वो स्कूल में होता है और यहाँ पर वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़का होता है, लेकिन यहाँ पर उसे लड़कियों की चीजों वगैरह में काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है और वो कलरफुल ज्वेलरी वगैरह की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है, लेकिन वो ये सब चीजें अपने दोस्तों को नहीं बता पाता। जिसके बाद वो घर जा रहा होता है और उसे रोड पर एक कलरफुल इयररिंग मिलती है जिसे देख वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। और तभी यहाँ पर इटो आ जाता है और यहाँ पहली बार इसकी मुलाकात इससे होती है। इसकी ड्रेसिंग देखकर सुबाकी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है क्योंकि इटो की शर्ट पिंक कलर की होती है और उसके कपड़ों पर काफी अलग अलग किस्म के जेम्स वगैरह भी लगे हुए थे। जिसके बाद वो सुबाकी से कहता है कि ये इयररिंग मेरी वाइफ की है, ये यहाँ गिर गई थी। सुबाकी इसे वो इयररिंग वापस कर देता है तो इटो इसे अपने साथ घर ले आता है। जिसके बाद उसकी वाइफ आकर सुबाकी को थैंक्स बोलती है उसकी इयररिंग ढूंढने के लिए और साथ ही ये लोग उसे खाने के लिए कुछ डोरियाकी भी देते हैं। सुबाकी को यहाँ इटो की वाइफ का ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करता है, जिस वजह से इटो इसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुम तो सचमुच में काफी ज्यादा कमाल के हो और तुम्हें फैशन के बारे में काफी कुछ पता है। खैर इसके बाद सुबाकी यहाँ से चला जाता है और इटो इसे कहता है कि तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ वापिस आ सकते हो। जिसके बाद सुबाकी भी हर रोज इन दोनों से मिलने के लिए यहाँ आया करता था और इन दोनों के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। एक दिन इटो की वाइफ लिपस्टिक लगा रही थी तो वो सुबाकी से पूछती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर वो कहता है कि भला मुझे कैसे पता होगा क्योंकि मैं तो एक लड़का हूँ, तो मुझे भला ये सब चीजें कैसे पता होंगी। जिसके बाद वो पागल बुड्ढी यहाँ से चली जाती है। अब मैं इसे पागल बुड्ढी क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। सुबाकी इसकी लिपस्टिक उठाकर देखने लगता है तो तभी ये बुड्ढी आकर कहती है कि क्या तुम इसे लगाना चाहते हो तो तुम इसे लगा सकते हो, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ भी शर्माने वाली बात नहीं है। जिसके बाद सुबाकी लिपस्टिक लगा लेता है और इटो भी इसे देखकर उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि वो इस लिपस्टिक में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी ही पागल लग रहे हैं क्योंकि अच्छे खासे लड़के को ये लोग लड़की बनाने पे तुले हुए हैं। खैर इसके बाद सुबाकी खुद को शीशे में देखकर काफी ज्यादा रोने लगता है और वो कहता है कि मैं तो एक लड़का हूँ ना, तो मुझे इस तरह की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आनी चाहिए। इसके बाद वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मैं एक लड़का हूँ तो मुझे भी लड़कों वाली चीजें पसंद आनी चाहिए, ना कि इस तरह की चीजें, और मुझे इस तरह की चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकूं। अगर ये मुझे ये सब चीजें अच्छी लगेंगी तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को। जिसके बाद ये पागल बुढ़िया इसे कहती है कि ये सब कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल है। और क्या तुम्हें हाई हील्स के बारे में पता है कि जब वो बनाई गई थी तो असल में उसे मर्द पहना करते थे, उसे वो लोग पहनते थे जो कि हॉर्स राइडिंग करते हुए तीर कमान चलाते थे। और साथ ही जब मेकअप भी बनाया गया था तो उसे भी पहले मर्द ही यूज किया करते थे। और अगर तुम्हें मेकअप वगैरह करने से खुशी मिलती है तो तुम उसे जरूर करो। जिसके बाद हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ सुबाकी बता रहा होता है कि मैं जैसा भी था उन दोनों ने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया। और इसकी ये कहानी सुनकर नायरे भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। मुझे तो सबसे पहले ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बकवास स्टोरी सुनकर भला कौन इमोशनल हो सकता है। खैर जो भी हो हमें इससे क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि नायरे कहता है कि मिस्टर इतो सचमुच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान है और वो सच में काफी अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं, तो हम सब भी आज से तुम्हारा साथ देंगे उसे खुश रखने के लिए और हम सभी लोग मिलकर ये पता लगाएंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि मिस्टर इतो को बोदर कर रही है जिस वजह से वो कभी कभार सैड हो जाते हैं। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ फिर से ये लोग इतो के घर आ जाते हैं और वो इन्हें फिर से अपनी वाइफ के बारे में बता रहा होता है और इन्हें उसकी काफी सारी फोटोज वगैरह भी दिखाता है। जिसके बाद इन दोनों को एक पिक्चर में साथ देखकर साकुरा को काफी ज्यादा शर्म आ जाती है और उसका फेस
फेस बिल्कुल लाल पड़ जाता है। ये सब साकुरा से पूछते हैं कि उसे ये पिक्चर कैसी लग रही है, जिस पर वो शर्माते हुए कहता है कि उसे ये पिक्चर काफी अच्छी यानी कि काफी प्यारी लग रही है और मुझे तो ये दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से सुबाकी उमामिया से बात करते हुए खुश हो जाती है। साकुरा की बात सुनकर सुबाकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या सचमुच में मैं तुम्हें इतनी ज्यादा क्यूट लगती हूँ उमामिया से बात करते हुए। लेकिन ये जो इतो होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है और कहता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि वो खुश थी, क्योंकि जब से वो इस दुनिया से गई है तब से मैं यही सोच रहा था कि क्या वो मेरे साथ खुश थी या नहीं, क्योंकि हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी तो कभी भी उसने खुलकर मुझसे बात नहीं की, तो मुझे कभी भी ये पता नहीं चल पाया कि वो मेरे साथ खुश थी या नहीं और मैं कभी भी उससे इस बारे में बात नहीं कर पाया। और क्योंकि अब वो जा चुकी है तो अब ऐसा कोई भी जरिया नहीं है जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि वो खुश थी या नहीं। लेकिन क्योंकि अब साकुरा ने पिक्चर को देखकर ये बता दिया है कि वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, तो ये सुनकर मुझे काफी रिलीफ मिला है। जिसके बाद सुबह इतो से गार्डन में लगे डॉगवुड फ्लावरिंग ट्री के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मैं कल से इस बारे में सोच रहा था कि वैसे तो उसके गार्डन में एक भी फ्लावर नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर ये डॉगवुड ट्री क्या कर रहा है। जिस पर इतो बताता है कि ये ट्री उसकी वाइफ ने यहाँ लगाया था और वैसे तो उसे पिक्चर वगैरह बनवाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन इस ट्री को यहाँ लगवाने के बाद उसने मेरे साथ ये पिक्चर क्लिक की थी। जिस पर सुबह कहता है कि क्या आपको ऐसा कुछ याद है जो आपने इस ट्री के लगवाने से पहले कुछ बोला हो। जिस पर इतो कहता है कि हाँ, इस ट्री के लगने से पहले मैंने अपनी वाइफ से कहा था कि वो मुझे कभी भी इतने प्यार से नहीं देखती जितने प्यार से वो अपने फैशन को देखती है। जिसके बाद सुबह बताता है कि वो आपसे काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि डॉगवुड लगवाने का मतलब होता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए उसने ये डॉगवुड ट्री यहाँ लगवाया ताकि वो आपको ये बता सके कि वो आपसे कितना प्यार करती है। ये सुनकर अब इतो को भी ये समझ में आ जाता है कि यूई सचमुच में उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।